अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आपसे कुछ देर पहले फारूक सत्तार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कल अल्ताफ हुसैन साहब का बयान और उसमें मुतालबा के अगर ये MNAs MPAs इस्तीफा ना दें तो इनके घरों से जाके इस्तीफा ले लो। आज जब फारूक सत्तार साहब बैठे हैं तो जो स्क्रीन आपको नजर आई है और जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आती है तो इसमें 2-4 पैगाम है। एक तरफ तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब किया, पिंडी को मुखातिब किया, इस्लामाबाद को मुखातिब किया, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुखातिब किया। दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी क्या एक पैगाम था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि इस्तीफा दें, तंजीम इनके साथ नहीं, MNAs और MPAs ही साथ हैं क्योंकि उनकी मराआत जुड़ी है MQM पाकिस्तान से। तो आज जब बैठे हैं फारूक सत्तार साहब तो उनके साथ बैठे थे कराची के सारे सेक्टर इंचार्ज, यानी कि तंजीमी सेटअप को साथ लेकर बैठे और पैगाम दे रहे थे कि ये हमारे साथ हैं। साथ बैठे थे MPAs और MNAs, साथ बैठे थे जो इस वक्त बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो पूरी फोर्स का इजहार कर रहे थे फारूक सत्तार साहब। तो ये जो मौजूदगी है ये कि अल्ताफ हुसैन साहब को जवाब था और जो अल्फाज थे वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में थे, क्योंकि गुलफराज खटक साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद फारूक सत्तार साहब ने कहा कि पिंडी फैसला करे, इस्टेब्लिशमेंट फैसला करे, रेंजर्स फैसला करे कि आप हमें 22 अगस्त से पहले देखना चाहते हैं या 22 अगस्त के बाद, आप हमें पाकिस्तान की तरफ रखना चाहते हैं या लंदन की तरफ धकेलना चाहते हैं। अगर आपका रवैया हमारे साथ यही रहा तो हम इस्तीफे देंगे, मगर किसी की फरमाइश पर नहीं, बल्कि खुद फैसला करेंगे और फैसला करते हुए मुस्ताफी हो जाएंगे। और जब हमने इस्तीफे दिए तो वो सिर्फ नेशनल असेंबली से नहीं होंगे, वो सूबाई असेंबली से नहीं होंगे, वो बल्दियाती इदारों से भी होंगे। हम सबसे मुस्ताफी होकर अलग हो जाएंगे और अपनी सियासत को इस तरीके से छोड़कर मुहाजिर अवाम को बता देंगे कि ये सारा का सारा मामला है। तो आज कहा है उन्होंने कि एस्टैब्लिशमेंट फैसला करे, फौज फैसला करे कि उन्होंने हमें 22 अगस्त से पहले के मामलात पर परखना है या 23 अगस्त के मामलात के बाद से परखना है। हमने जो फैसला किया है वो देखने हैं या फिर उस फैसले को नहीं देखते हुए हमें लंदन के साथ ही रखना है। मुसलसल जो बात हो रही थी उसके बाद आज फारूक सत्तार साहब ने इस्तीफों का इंदिया दिया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुस्ताफी हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो रहनुमा मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनके बारे में से बहुत सख्त और ऐसी जबान में बयान आया है कि शायद मैं वो, बल्कि यकीनी तौर पर मैं आपके सामने वो पढ़ नहीं सकता, शायद आपके बगैर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। फैसल सब्जवारी साहब हैं और उनके बारे में बहुत ही ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई है इस बयान में। समझ में नहीं आ रहा कि लंदन को या अल्ताफ हुसैन साहब को या फिर लंदन में बैठे कुछ लोगों को MQM पाकिस्तान से मसला है और क्या फैसल सब्जवारी साहब से अलग से कुछ बहुत ज़्यादा मसला है, ये उनसे पूछेंगे। साथ में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या फैसले किए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने और अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कल मुतालबा किया था कि कारकुन जाएं, वोटर जाएं और इन सब से इस्तीफा लें। ये MP हैं, कितने लोग आए इनके घर पर और कहा कि इस्तीफा दे दें और दूसरों के घर पर। फैसल सब्जवारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, कोई खास जाती कोई मसला है लंदन में आपके साथ? आपके खिलाफ ट्विटर पे भी बहुत सारी बातें मैंने देखी और ये जो बयान आया है मैं पढ़ भी नहीं सकता, पता नहीं आपको खुद को पढ़ के कैसा लगा, जो आपके बारे में कि आप बचपन से कैसे हैं और आप किस कौम से हैं और क्या क्या बातें आपके बारे में की गई हैं? कोई खास मसला है लंदन? नहीं, मैं तो मुहाजिर कौम से ही हूँ मेरे ख्याल में, और अफसोस की बात है मैंने जब से MQM में मैंने काम किया है कोशिश यही की है कि एक जो हमारी अक़दार हैं, क्योंकि मुहाजिरों की वैल्यूज़ हैं, खास कर हमारे घरानों में जो तहजीब सिखाई गई है उसी का मुजाहरा सियासत में भी करूँ। इसकी बुनियाद के ऊपर मेरी क़यादत और ज़िम्मेदारान मुझसे खफा भी होते रहे। शायद वो ये चाहते थे कि मैं जारहाना रवैया इख्तियार करूँ। आज शायद इस तरह की इंतहाई बद तहजीबी वाली ज़बान मेरी लिमिट को अगर टेस्ट करने के लिए है तो मैं उन्हें मायूस ही करूँगा। मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहूँगा। अफसोस हो रहा है कि आप इख्तिलाफ राय की बुनियाद के ऊपर लोगों की ज़ातियात के ऊपर हमले करें। ज़ातियात पर हमले तो कोई भी किसी के किसी भी बुनियाद के बगैर भी कर सकता है, और ऐसे लोगों की ज़ातियात पर हमले करें जो आपके हवाले से वसूख और सबूत से बहुत सारी बातें कर सकते हो, तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। कल अल्ताफ हुसैन साहब का भी एक बड़ा तफसीली बयान आया, मैं उसकी तरफ जाने से पहले ज़रा आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई वाकई मैसेजिंग थी? अचानक जैसे ही स्क्रीन पर आए फारूक सत्तार साहब, MNAs MPAs सेक्टर इंचार्जेस, तंजीम पूरा सेटअप, ये अल्ताफ हुसैन
साहब को मैसेज था कि सब हमारे साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप समझे तंजीम नहीं है और एमएनएस एमपीएस लालच में है, ये कोई मैसेजिंग थी? शाजिब, ये एक जाविया शायद ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब ये कल हमें आप लोग सब मीडिया के दोस्तों ने भी अप्रोच करना शुरू किया लंदन वाली वीडियो और ऑडियो स्टेटमेंट के हवाले से, तो फिर हमने सोचा ये कि हम खुद भी तो वोटर्स को टेस्ट करें ना, देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। तो इसलिए हमने अपने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका, एमपीएस, एमएनएस और सारे हमारे टाउन ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज जो हैं, जो हमारा तंजीमी ढांचा है, उसके मुख्तलिफ इजलास बुलाए और जिसमें हमारे ज़िला चेयरमैन वगैरह ये सब भी शामिल थे, मुख्तलिफ इजलास बुलाए। इसी असना में आज सुबह गुलफराज खटक भाई की हमारे, जो कि एक बेगुनाह दयानतदार गरीब सियासी कारकुन हैं, इंतहाई फ़ाल सियासी कारकुन हैं, उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे मुकदमे में हुई है 22 अगस्त के, जिसे हम पीछे छोड़ के 22 अगस्त के अगर हम लोग मुलजिम होते तो फिर हम 23 अगस्त को तो करते ही नहीं ना। 23 अगस्त को जो एमक्यूएम ने स्टैंड लिया है, तो खैर हमने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो हमने बहरहाल उन तमाम सवालात का, जो हमारे नाक़िदीन भी कहते चले आ रहे थे कि चंद लोग हैं और तंजीमी ढांचा साथ नहीं है, तो जिस वक्त मैं वहां से निकला हूं पीआईबी कॉलोनी से, तो एमक्यूएम के कराची में 26 टाउन्स हैं, 26 के 26 टाउन ऑर्गेनाइजर वहां पर मौजूद थे, उनकी टाउन कमेटीज मौजूद थी, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जितने एमपीएस एमएनएस मौजूद थे, जितने कराची के इलेक्टेड जिलाई हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है वो सब मौजूद थे। तो इट मींस कि तंजीम के ढांचे को हमने बचाया है, तंजीम का ढांचा हमारे साथ है और अवामी नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं। कल जब अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा एमएनएस एमपीएस इस्तीफा दें, ना दें तो वोटर जाके उनसे इस्तीफा मांगे, कितने वोटर आपके अपने और कितने दूसरे एमपीएस और एमएनएस के पास आए हैं कि भाई इस्तीफा दो, हमने तुम्हें वोट दिया था, अल्ताफ हुसैन का वोट था, ये वापस है, इस्तीफा दो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। और इस्तीफा देना एमक्यूएम के एमपीएस एमएनएस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है शाहजेब। गुज़िश्ता बरस 12 अगस्त 2015 को, नहीं वो दुरुस्त है, मगर कोई प्रेशर नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कोई कॉल्स नहीं, कोई घर के दरवाजे पे दस्तक नहीं कि भाई नहीं, घर के आपको हमने वोट दिया था, अल्ताफ हुसैन के लिए दिया था, इस्तीफा दें और बैठे घर पे या फिर दोबारा इलेक्शन लड़ें। मैं तो फिर सबके सामने ये बबांगे दोहल बात कहता हूं ना कि बिल्कुल उनकी तस्वीर के साथ और एमक्यूएम के मंशूर के साथ हम उतरे थे, लेकिन जो उनकी तकारीर और एमक्यूएम का मंशूर हम लोगों में लेकर गए थे वो इस शहर को, सिंध के शहरी इलाकों को, पाकिस्तान को बेहतर बनाने का था। अगर तो वो नारे और तकरीर के नकात होते तो शायद लोग हमें वोट नहीं डालते और हम इलेक्शन नहीं जीत पाते। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि लोग एमक्यूएम को चाहते हैं कि एमक्यूएम बहैसियत तंजीम रहे, लेकिन एमक्यूएम से ये चाहते हैं कि एमक्यूएम शहर की और मुल्क की फलाह के लिए काम करे, ना कि मुल्क के खिलाफ कोई इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करे। पहली बात ठीक है, मैं साथ ही ये कहना चाह रहा था, देखिए इस्तीफे पिछले बरस हमने 2 घंटे के नोटिस पे सारे एमपीएस एमएनएस ने दे दिए थे, जब हमारे कारकुनान की गिरफ्तारियां और लापता करने का सिलसिला चल रहा था, और जब वफाकी हुकूमत ने कहा कि वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी बना रही है जीआरसी शिकायत के अजाले के लिए, तो फिर उस वक्त वो इस्तीफे वापस लिए गए। तो इस्तीफे देना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर हमारे इस्तीफों से ये लगे कि इस्तीफे 22 अगस्त की कंटिन्यूटी हैं, इस्तीफे 23 अगस्त के खिलाफ हैं, इस्तीफे ओवरऑल जो एमक्यूएम की इस वक्त की यहाँ की काविश है, अगर उसको निगेट कर रहे हो तो मेरे ख्याल में हमें सोचना पड़ेगा। हम अभी भी इस्तीफों के लिए तैयार हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने बात कही है कि गुलफराज खटक या इन जैसे दीगर उन सियासी कारकुनान की गिरफ्तारी के जो वाकईतन मुजरिम नहीं है, ना मुजरिमाना नियत का उनका कोई फेल माजी में रहा है, अगर आप उनको स्पेस ना दीजिएगा तो फिर एमक्यूएम इस इंतहाई इकदाम का भी सोचेगी। आप की तरफ से कहा गया क्योंकि रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, फिर पुलिस के हवाले किया, वो बताएं कि क्या मामला है। अभी तक यही बात आई कि जो 22 अगस्त की तकरीर है और फिर जो गद्दारी के मुख्तलिफ मुकदमात हैं उस हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया, कोई टारगेट किलिंग या जुर्म की बात अभी तक सामने नहीं आई। मगर आज जो उन्होंने बार बार कहा पिंडी को एड्रेस करके कि आप एक दफ़ा फैसला कर ले, आपने हमें लंदन की तरफ धकेलना या पाकिस्तान फिर इस्लामाबाद, क्या जो मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आए और उन्होंने कहा कि जो मेरे पास आ रहे हैं और जो लोग हैं, अल्ताफ हुसैन साहब ने इनसे जुर्म कराया, तो एमनेस्टी का एक मुतालबा कर रहे थे, आपने क्या 22 अगस्त से पहले की तमाम चीज़ों के लिए आप भी इस्टेब्लिशमेंट से और इस्लामाबाद से, मगर ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से, मैं देख रहा था तकरीर जो फारूक सत्तार साहब की प्रेसर में ज़्यादा वो पिंडी को कह रहे थे, एमनेस्टी मांग रहे हैं कि जब हमें माफ़ करें, हमने मुकम्मल अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकी कर लिया, अब हमें आगे अपनी सियासत चलाने दें। मेरा नहीं ख्याल शाहजेब कि हमने इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क में लोगों ने 60,000 पाकिस्तानियों को मारने वाले तालिबान को हमारे मासूम भाई कह के उनसे मज़ाकरात की रट लगाई, और अभी तक ये कहते चले आ रहे हैं कि जिन्हें उनको माफ़ कीजिए। यहाँ पर जो बलोच अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनके हवाले से एमनेस्टी की बात की जाती है और मिल भी जाती है, और वही सारी आवाज़ें एमक्यूएम के लिए कहती हैं कि पकड़ो, मारो, समंदर में धकेल दो।
तो देयर हैज टू बी सम सैनिटी। हमारी ख्वाहिश ये है कि एमक्यूएम के किसी कारकुन ने अगर वाकईतन जुर्म किया है, एमक्यूएम का हर कारकुन तो टारगेट किलर नहीं होगा, लेकिन बाज़ ऐसे भी इलाके रहे हैं इस शहर में जो कि कस्बा अलीगढ़ कॉलोनी थी, जहाँ सैकड़ों मुहाजिरों को मारा गया है, वहाँ लोगों ने रखी हैं बंदूकें औरंगी टाउन में या कस्बा कॉलोनी में और दीगर जगहों के ऊपर लाइसेंस के साथ रखी होंगी, पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, एक बैकग्राउंड होगा जो लॉलेसनेस थी। तो खुदारा उस बैकग्राउंड में जाया जाए, अगर इंटेंशन मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की नहीं है तो देयर हैज टू बी अ सेकंड थॉट, सोचा तो जाए। नहीं, जो मर्डरर हैं या जिन्होंने कमिट किए हैं, जो टारगेट किलिंग की है, उनके लिए नहीं कह रहे आप? नहीं, जिसने भी टारगेट किलिंग की है, देखिए अभी हो क्या रहा है, 12 मई के हवाले से वसीम अख्तर तो गिरफ्तार है ना, और ये भी आता है कि एमक्यूएम का फलाना कारकुन, लेकिन शाहजेब बिटर ट्रुथ के नाम से एक वीडियो मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वो ये दिखा रही है एमक्यूएम की खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग रैली में थे, उस रैली पे फायरिंग हुई है। भाई वो तो एमक्यूएम ने नहीं की थी ना, तो जिन लोगों ने की थी क्या उन लोगों को भी पकड़ा जाए? ये आवाज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बिठा चुके हैं कि ऐसे होना चाहिए, इंसाफ की नजर भी आए, इंसाफ होता हुआ, और बहुत सारे लोग हैं। मगर मैं फिर जानना चाह रहा हूं कि आपका इस वक्त जो मुतालबा है वो किस नोयत का है, जब आप एस्टैब्लिशमेंट को एड्रेस कर रहे हैं कि जी जो अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर और उस पर गद्दारी के मुकदमात हैं, इनसे आगे बढ़ें, ये इन पे हमें गिरफ्तार ना करें, या तमाम किस्म, क्योंकि फारूक उस्ताद साहब बार बार कहते हैं कि जो जराइम पेशा हैं आप हमें बताएं और आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिलाशुबा शाहजेब, हमने देखें हम क्यों जराइम की जानिब जाएंगे या जराइम की पुष्ट पनाही करेंगे? हम वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि कराची में तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद की सियासत भी नहीं होनी चाहिए, सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में भी नहीं ले जाना चाहिए, हम खुद इसके सबसे बड़े विक्टिम रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम ये कह रहे हैं तो हम अपने मुल्क की हुकूमतों से, वफाकी और सूबाई और इस्टेब्लिशमेंट, सबसे दरख्वास्त करते हैं कि कोई रिप्रोचमा की अगर कहीं पर बातचीत की गुंजाइश निकलती है तो बातचीत का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं से आपकी कम्युनिकेशन है ना खुली हुई, डीजी रेंजर साहब से मुलाकात भी होती है, बात भी होती है फारूक सत्तार साहब की, और कल अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा भी कि डीजी रेंजर से बड़ा हंस के मिलते हैं रेंजर से डॉल, तो उनको कम्युनिकेट नहीं किया या उन्होंने बताया कि क्या हुआ है अचानक गुलफराज खटक वाला, या क्या मामला है? मेरे इल्म में नहीं है कि गुलफराज खटक भाई वाले मामले के ऊपर उनसे कोई गुफ्तगू हुई हो। मैंने ज़ाती तौर पर वज़ीर आला साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की और भी हमारे दीगर साथियों ने, तो अभी तक तो हमारे इल्म में यही आया है कि वो एक FIR, जो 2 FIRs हैं उनमें गुलफराज भाई को रखा गया। देखिए ना, मैं सिर्फ इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इतनी जो आपने अग्रेसिव प्रेशर की है, वो एक आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि इससे पहले ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब की गिरफ्तारी हो या फारूक सत्तार साहब की गिरफ्तारी हो, उस पर हर तरफ से एक सैनिटी नजर आई, प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरवीन किया, चीफ मिनिस्टर बड़े एक्टिव हुए, साथ ही हमें नजर आया कि रेंजर्स की तरफ से उनको रिलीज भी किया गया, या फिर पुलिस की तरफ से ख्वाजा इजहार वाला मामला में रिलीज हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा वेलकम किया फारूक सत्तार साहब को, कहा हम एमक्यूएम पाकिस्तान को ही मानते हैं और आप आए हैं, तो वो सारा का सारा मामला है ना, अचानक एक गिरफ्तारी पर इतनी अग्रेसिव प्रेशर कर रहे हैं फारूक सत्तार साहब, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो है आपको मरकज से और सिंध हुकूमत से? मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलफराज भाई की गिरफ्तारी एक उसका पहलू है, बाकी पहलू जो मुख्तलिफ चीज़ें बिल्टअप हो रही थी पिछले दिनों से, जब भी हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और सेक्टर ऑर्गेनाइजर्स और ये हमारे जो MPs MNAs हैं, ये सब के सब मौजूद हैं, तो सिर्फ वो उस हवाले से नहीं है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन बाहर साथ में ये भी MQM ने आज पैगाम दिया है कि हम इंशाअल्लाह ताला आशूर के बाद 12वीं या 13वीं मुहर्रम से इलाकों में उतर रहे हैं अपने बल्दियाती नुमाइंदों के साथ और शहर की बेहतरी के लिए। सिर्फ हमने आज यहाँ कराची के बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात की है, कल हम हैदराबाद शहर के और दीगर शहरों के करेंगे। तो वी आर वेरी मच क्लियर कि हमें जितना भी स्पेस हमारे पास बल्दियाती इदारों के हवाले से मौजूद है, लोगों में उतरें, डिलीवरी करें। पॉलिटिकल स्पेस हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें किसी से छीन कर दिया जाए, हम ये चाह रहे हैं कि जितना हर पाकिस्तान की सियासी जमात को कानूनी तौर पर अपनी सियासत करने का इस्तेकाक है, हमें वो भी दे दिया। ज़ाहिर मैं चाहूँगा कि अगर MQM लंदन का भी आपके इंटरव्यू के बाद हमें मौक़िफ़ मिल जाए, आप जो राय दे रहे हैं, क्योंकि एक बात बड़ी अहम उनकी तरफ से कही गई कल, ज़ाहिर वो स्टेजेस में आया है, पहले मुतालबा फारूक सत्तार साहब वगैरह से किया, फिर MNAs MPs से किया, फिर अब वोटर से कर दिया है, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे चाहने वाले बहुत सारी जगहों पर है, मुख्तलिफ ममालिक का नाम लिया, साउथ अफ्रीका की बात की, और साउथ अफ्रीका की जब बात आती है तो बहुत अहम हो जाती है। तो आप लोगों के कंसर्न्स हैं कुछ, या कोई मसला नहीं है आप लोगों का, या अगले स्टेप की आप सोचते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब अब क्या कहेंगे या क्या करेंगे, कंसर्न रहता है आप लोगों को? शाहजेब, हम तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमारे लांजीरे के सेक्टर इंचार्ज को जैसे 3 रोज़ पहले PIB कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया था, या आज गुलफराज भाई, हमें तो इन मसाइल का, जो पहले से लापता कारकुनान है उन मसाइल का, उनकी फैमिलीज आती हैं, इन सबसे हम नबरदाज़मा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जितना शायद हमारे नाक़दीन सोचते हो कि हम बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, नहीं, हम तो बड़ी फायर फाइटिंग इस वक्त कर रहे हैं। हमारे कंसर्न सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल हैं, जेन्युइन हैं,
ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके भी इल्म में है, हमारे सिक्योरिटी इदारे ये भी जानते हैं कि हमने ये दरख्वास्त वज़ीर आला साहब से भी की है, पुलिस और रेंजर्स के पास भी मेरे ख्याल में इसकी इत्तला मौजूद है कि हम एक गली में बैठे हुए हैं बेसरो सामान। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा सेक्रेटेरिएट जो है हम उससे काम कर सकें। हमारी ख्वाहिश ये है कि MQM डिलीवर करना चाहती है यहाँ लोगों को, रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी नुमाइंदों से सैकड़ों हज़ारों लोग मिलने आना चाहते हैं, वो एक 120 गज़ के घर में या एक गली में नहीं आ सकते। ये सारे हमारे कंसर्न्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारी नीयत साफ है इसलिए हम फियरलेस हैं। मतलब ये बताइएगा कि जो कल असला पकड़ा गया था परसों और उसके बाद से मुसलसल खबरें आती रही हैं, क्या इस पर कोई कम्युनिकेट या कंसर्न्स हुए हैं कि आपके अंदर ऐसे नासिर मौजूद हैं जिनका इस असले से ताल्लुक था? कोई आपको लॉ इन्फोर्समेंट ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने कम्युनिकेट किया कि जी ये इन लोगों का ताल्लुक निकलता है, जिन लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है, जिन लोगों ने बताया हमें? मेरे ख्याल में नामों के हवाले से तो नहीं है शायद, लेकिन इनडायरेक्टली मेरे कुछ इल्म में है कि कोई इस तरह की बात हुई है कि अगर कोई हो इस तरह की चीज़ें तो वो MQM पाकिस्तान भी अपने आप को बड़ा वाज़े रखे कि MQM पाकिस्तान की सफ़ों में कोई मुजरिम हो या असले का ज़ख़ीरा करने वाला हो या कहीं और हो, ना उसको छोड़ा जाएगा और ना ही MQM पाकिस्तान उसके बचाने के लिए सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। फैसल सब्ज़वारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारा कि आज जो मौजूदगी थी फारूक सत्तार साहब की, उसमें क्या पैगाम लंदन को भी दिया गया? उन्होंने कहा एक मतलब आप ये इसका निकाल सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ख़ासतौर से क्या बात कह रहे थे, क्या मकसद था, इस्तीफ़ों की क्या बात है, और मुहर्रम के बाद वो बाकायदा तौर पर गलियों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उतरने का इरादा रखती है। अभी तक इनसे या किसी और MNA MPA से वोटर ने नहीं कहा अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान के बाद कि मैंने तुम्हें वोट दिया था, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर दिया था, इसलिए इस्तीफ़ा दो। तो ये 4-5 एवेन्यूज ट्राई कर चुके हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, अब क्या करेंगे? और ये फैसल सब्ज़वारी साहब के हवाले से इतनी खतरनाक प्रेस रिलीज, ये इतना खतरनाक बयान कि जिसको मैं पढ़ नहीं सकता, अगर लंदन ज्वाइन करना चाहे तो उनका मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी का, मोदी सरकार के जंगी जुनून का, भारतीय मीडिया के जंगी जुनून का लगता है कि सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान और भारत के फनकार बन गए हैं। फन और फनकार दोनों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के अवाम को क्रिकेट के बाद जोड़ने वाला दूसरा अहम रिश्ता फिल्म का है और पाकिस्तानी ड्रामों का है, जो एक मर्तबा फिर निशाने पर है। भारत में इंतहा पसंद पाकिस्तानी फनकारों को मुल्क से निकल जाने और उन्हें बॉलीवुड फिल्मों से निकालने की धमकियां देते रहे फवाद खान और माहिरा खान को भारत छोड़ने की धमकी दी गई। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन ने भी दबाव में आकर पाकिस्तानी फनकारों को फिल्मों में ना लेने की करारदाद मंजूर की। और फिर गुज़िश्ता हफ्ते रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म धूनी से पाकिस्तानी फनकार फवाद खान के सीन निकाल दिए गए। फिल्म में फवाद खान ने भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का किरदार अदा किया था। इस दौरान बहुत भारतीय फनकारों ने पाकिस्तानी अदाकारों और आर्टिस्ट के हक में बात की, कुछ मुखालफत करते भी नजर आए, लेकिन फवाद खान हो या दूसरे पाकिस्तानी अदाकार, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया। फवाद खान खामोश रहे, मगर आज उन्होंने खामोशी तोड़ी और अमन की बात की और फेसबुक पर लिखा कि बाप होने की हैसियत से मैं अमन के लिए दुआगो हूँ। हम मिलजुल कर ज्यादा पुरअमन माहौल में रह सकते हैं। हमें अपने बच्चों का सोचना है जो हमारा मुस्तकबिल है। जहां भारत में लोग जंगी जुनून में पागल हैं, अपने ही अदाकार जो पाकिस्तानी अदाकारों के हक में बोलें उन पर चढ़ दौड़ते हैं, हुब्बुल वतनी और गद्दारी के फतवे वहां बांटे जा रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, वहां पाकिस्तान में अपने ही फनकारों पर भी तनकीद की गई है। अजीब मंतक है कि अगर भारतीय फिल्में पाकिस्तान में दिखाई जाएं तो यहाँ कहा जाता है कि ये फिल्में यहाँ से पैसे कमाकर भारत ले जाती हैं, और अगर पाकिस्तानी फनकार भारत में काम करके पैसे यहाँ लाएं तो उन पर इल्जाम लगता है कि ये पैसे के लालची हैं, मुल्क की परवाह नहीं है, इसलिए पैसे के लिए जाते हैं। मतलब हुब्बुल वतनी और गद्दारी के फतवे बांटने वाले किसी बात पर खुशी नहीं, किसी हाल में खुश नहीं। अपने ही फनकारों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो ये बयान दें, ये ना दें, और अब उनका बयान उनकी हुब्बुल वतनी जांचने का पैमाना हो गया। उनकी अपनी ही नहीं कि वो कब और क्या बोलना चाहते हैं, कब और किस टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, किस पर नहीं बोलना चाहते। फनकार होते हुए खामोश रहना चाहते हैं, उनसे ये हल्क भी लिया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान भारत में होने वाली पाकिस्तान मुखालिफ पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान में सिनेमा मालिकान ने भारत में पाकिस्तानी अदाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी तक यहाँ सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों की नुमाइश ना करने का फैसला किया था। लेकिन इस कशीदगी, नफरत और जंगी माहौल में आज भी दोनों जानिब अमन और मोहब्बत की ख्वाहिश रखने वाले लोग इस जंगी जुनून को मुसलसल कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत की तरफ से और भारत के मीडिया की तरफ से फैलाया गया।
जहां भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के मुतालबे पर वहां के फनकार उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी बॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश रोकने के फैसले पर कुछ फनकार खुश नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते नामवर पाकिस्तानी फनकार हुमायूं सईद, जो कि खुद फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्ट भी करते हैं, उन्होंने बॉलीवुड फिल्में सिनेमा पर ना दिखाने के फैसले पर रद्देमल देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इंडिया के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए। बीबीसी उर्दू के मुताबिक हुमायूं सईद का कहना है कि इंडिया ने पाकिस्तानी अदाकारों को काम करने से रोककर गलत किया है और चूंकि हम इस अमल को गलत समझते हैं, इसलिए हमें खुद ही ये अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन कशीदगी, दुश्मनी की बातें, ये सब पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जब जब सरहद पर टेंशन बढ़ती है या भारत में कोई दहशतगर्दी होती है और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया जाता है, खासतौर पर वहाँ की इंतहा पसंद जमातें और दुश्मन जहनियत वाले अफराद ऐसी हरकतें करते हैं। पहले भी भारत में पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली और आतिफ असलम और उनके कॉन्सर्ट्स में इंतहा पसंदों ने रखना डाला। कभी भारत जाकर खुशियाँ और हंसी बांटने वाले पाकिस्तानी कॉमेडियंस पर भी हमला किया। और तो और पाकिस्तानी फनकारों को सपोर्ट करने वाले भारतीय फनकारों को भी मोहब्बत और अमन की बात करने पर ये भारतीय इंतहा पसंद निशाना बनाते रहे हैं। और आज भी यही भारतीय इंतहा पसंद नफरत का पैगाम फैलाने के लिए मोहब्बत की बात करने वालों को निशाना बना रहे हैं। और इस दौड़ में भारतीय मीडिया का कुछ हिस्सा भी इन नफरत का जुनून देखिए कि एक अदाकार पर इतना प्रेशर हो। भारतीय हिदायतकार महेश भट्ट, जो दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत की बात करते हैं, इस मरतबा भी अमन का पैगाम उन्होंने आम किया। सोशल मीडिया वेबसाइट पर प्रोफाइल पिक्चर डाली जिसमें उन्होंने हुक्मरानों को कहा कि दहशतगर्दों की हरकत की सजा अमन की ख्वाहिश रखने वालों को ना दी जाए। इससे पहले भारतीय दबंग खान सलमान खान ने भारत में पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी के मुतालबे की मुखालफत करके की और क्या कहा, दरअसल कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। सलमान खान से पहले दीगर फनकारों समेत मारूफ प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। जितनी अदाकारों प्रोड्यूसर्स की भारत में इज्जत है, शायद पहली दफ़ा है कि उन्हें इतने सख्त प्रेशर का सामना करना पड़ा है। हालांकि माजी में भी ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। जिन भारतीय अदाकारों फनकारों ने पाकिस्तानी फनकारों और उनके हक में बात की, अमन की बात की है, उन्हें अपने मुल्क में तनकीद का सामना है। नफरत की सोच रखने वाले तनकीद कर रहे हैं, इंतहा पसंद उन्हें धमकियां दे रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। लॉलीवुड और बॉलीवुड के रिश्ते की 70 साल की 1300 सिनेमा इस पाबंदी के बाद घटने लगे। कई सिनेमा टूट गए। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी 2005 तक लगी रही, यानी 40 साल से जायद तक ये पाबंदी लगी रही। और इस अरसे में सिनेमा 1300 से घटकर 270 रह गए, जबकि साल में 300 के करीब रिलीज होने वाली फिल्मों की तादाद सिर्फ 18 तक आ गई। लेकिन इस दौरान फैन और फनकार का रिश्ता कमजोर हुआ, ना ही इसमें कमी आई। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ ज़ियाउल हक के भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा से दोस्ती इसकी एक मिसाल है। पाकिस्तान में भारतीय फिल्में तो नहीं आ सकती थी, मगर ज़ियाउल हक साहब की शत्रुघ्न सिन्हा से दोस्ती बहुत अच्छी थी, होनी भी चाहिए। भारतीय फिल्मों पर पाबंदी थी, सियाचिन जैसे तनाज़ात मौजूद थे, लेकिन भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा सदर पाकिस्तान के मेहमान होते थे। आज भी दोनों फैमिलीज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो आते हैं और मेहमान बनते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, मगर मकसद ये है कि एक तरफ पाकिस्तान के लोगों को फिल्म नहीं देखने दी जा रही थी, VHS पे देख रहे थे, स्मगलिंग हो रही थी, दूसरी तरफ अपने ताल्लुकात ठीक थे। इसी दौरान मौसीकी के सुर भी यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ बिना किसी हद के कैद के आते जाते रहे। नुसरत फतेह अली खान के गाने जितने यहाँ मशहूर होते थे, इतने ही भारत में भी सुने जाते थे। को धमकाते थे, मगर आर्ट को ये नफरत नहीं रोक सकी। और ये बात अहम है और अहम होनी चाहिए कि आप कितनी भी बात कर लें नफरत की, मगर आप उस नफरत से मुनाफकत को ही जन्म देते रहे। आज भी उस वहाँ का मीडिया अगर चढ़ाई कर रहा है और जंगी जुनून का सवार है, आप भी अपने फनकारों और हिदायतकारों और अदाकारों को पर नफरत के फतवे बांटिए, मगर क्या ये मुनाफकत से ज़्यादा कुछ होगा? क्योंकि आर्ट की तो कोई हद नहीं होती। जहां पाकिस्तान सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों की रिलीज से वहां की फिल्मों को यहां अच्छा बिजनेस मिलता है, शोहरत मिलती है और सिनेमा को कारोबार मिलता है।
ऐसे ही पाकिस्तानी फनकार जो वहां जाते हैं, काम करते हैं, नाम कमाते हैं, मगर इन अदाकारों के ये नाम काम भारतीय फिल्मों में जान डालते हैं, उन्हें 4 चांद लगाते हैं, जिसका एतराफ़ खुद भारतीय आर्टिस्ट भी करते हैं। ये सब साबित कर रहा है कि आर्ट को सरहदों में पाबंद नहीं किया जा सकता। आर्ट तो आज़ाद होता है, इसकी कोई सरहद नहीं होती। इसी तरह आर्टिस्ट, फनकार फन का होता है, किसी सरहद का कैदी नहीं होता। नुसरत फ़तेह अली खान सिर्फ पाकिस्तान का असासा नहीं बल्कि मौसीकी की दुनिया का असासा है। गालिब को सिर्फ दिल्ली की हुदूद में कैद करके भारत का शायर नहीं कहा जा सकता, गालिब उर्दू ज़बान का शायर है। इसी तरह शेक्सपियर को सिर्फ बरतानिया की हदों में मुक़य्यद नहीं किया जा सकता, उसकी शायरी और तहरीरें अदब की दुनिया का ख़जाना है जिस पर सबका हक है। इटली के आर्टिस्ट लियोनार्डो डिविंची की मशहूर ज़माना पेंटिंग मोनालिसा की दुनिया दीवानी है। इसे सिर्फ इटली की पेंटिंग कहकर इससे आर्ट पीस को किसी हद तक कैद नहीं किया जा सकता। इसीलिए ख़राब ताल्लुकात और कशीदगी को बुनियाद बनाकर को पाबंद नहीं किया जा सकता। ताल्लुकात जो भी हों, जैसे भी हों, फ़न और फ़नकारों से मुताल्लिक कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आर्ट मोहब्बत का पैगाम है और आर्टिस्ट मोहब्बत का सफ़ीर होता है। इस पर पाबंदी लगाना गैर माकूल है। वैसे भी यहाँ पाबंदी नहीं, जैसा कि हम कह रहे हैं, मुनाफ़कत है। सिनेमा में फ़िल्म बीन हो, उनको नहीं मिलती फिल्म देखने के लिए, बैन कर दी जाती है, मगर CDs पर केबल पर अवेलेबल होती है। इंडियन एंटरटेनमेंट चैनल्स मिल जाते हैं आपको, इंटरनेट से आप वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो नाजरीन को फैसला करने दें वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं। दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान हैं ना कि उन पर खुद अपने फैसले सादिर करें। जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भरपूर काम किया पाकिस्तानी फिल्मों में और इंडियन फिल्मों में भी, उनसे बात करते हैं। जावेद शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, आपके ख्याल में इस पूरी बहस में क्या आर्टिस्ट पर बहुत दबाव है? क्या आप भी दबाव महसूस कर रहे हैं? ये सारी की सारी बहस जिस सिमत चल निकली है। नहीं देखिए जी, बात पाकिस्तान की है, प्रेशर तो मैं तो समझ रहा हूँ कि ये बात ऐसी होनी नहीं चाहिए, बात इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए। ये तो बिल्कुल इंतहा पे बात पहुंच गई कि कोई आर्टिस्ट ना आए और वो कोई सिंगर ना आए, कोई टेक्नीशियन ना आए। मेरा मतलब है कि इस लेवल तक बात नहीं जानी चाहिए। जो प्रॉब्लम है उसको टेबल पे बैठ के सॉल्व करें, और ये तो इंतहा की बात है। और फिर लोगों को शोशा मिलता है तो फिर वो मुख्तलिफ बातें करते हैं और उनको एक इशू मिल जाता है कि जी वो पैसा कमाते हैं यहाँ और हम उधर कमाते हैं। वो वहाँ पे एक सहाफ़ी खातून है, उन्होंने लिखा कि फवाद खान ने बहुत कमा लिया, चला जाए वापस, और ये और वो। बट ये एक कुछ लोगों की वॉइस है, मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो खामोश हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। यानी कि दोनों जगह पे ऐसे लोग हैं। तो जावेद शेख साहब आप क्या समझते हैं, आर्ट और आर्टिस्ट, उससे डिमांड किया जाना, फिर उसकी हुब्बुल वतनी को जज करना, ये कहो ये ना कहो, भारत में भी हो रहा है, पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पर, मगर कुछ मीडिया की तरफ से कहा गया, उनकी तस्वीरें दिखा के वसीम अकरम साहब और दूसरे लोगों की, और उनको कहना कि आप लालची हैं। आर्ट एक मुस्बत किरदार अदा करती है, एक कनेक्शन बनाती है। आप समझते हैं कि आर्ट को इस पूरी पॉलिटिक्स में, जो कि हर 10 साल बाद बदलती है, कभी पाक भारत सियासतदान करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, कभी मार्शल लॉ में करीब आ जाते हैं, कभी दूर, इसको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए या नहीं इन्वॉल्व किया जाना चाहिए? मैं समझता हूं आर्ट और स्पोर्ट दोनों, इनको पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए। और अब जब भी कभी बात हो दोनों मुल्कों के दरमियान पीस की, तो टेबल पे कम से कम जैसे पानी का मुआहदा हुआ है, इस तरह एक मुआहदा ये भी होना चाहिए कि हम कम से कम कल को इस पे ये बात नहीं करेंगे कि हम अपने स्पोर्ट्स जो दोनों मुल्कों में खेले जाते हैं और जो दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट हैं, वो एक दूसरे के मुल्क में आए जाएं, और यहाँ तक बात। बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब, कह रहे थे कि इसको दूर रखना चाहिए आर्ट को इन मामला से। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसमें बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत एक्टिव हैं और वो एक्टिविटी नजर भी आ रही है, मीडिया का भी सामना कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होकर बात भी कर रहे हैं। आज मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान से, एक दिन के अंदर अंदर इमरान खान से फासला हुआ, उसके अगले दिन मिले हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी और इमरान खान के सख्त मुखालिफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनसे। और ये क्या वजह होगी कि किस तरफ पॉलिटिक्स जा रही है कि जब इमरान खान दोबारा एक पोस्चर दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, नून लीग के साथ साथ। करमुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपके मुलाकात में भी मौजूद थे। सबसे पहले कोई नई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? इमरान खान से फासले हुए सिर्फ एक दिन हुए और उनके शदीद मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ एक जबरदस्त मुलाकात एक दिन के अंदर अंदर, कोई नई स्ट्रैटेजी है?
हाँ नहीं, कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा तो नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुल्क के बड़े अहम सियासतदान हैं और उस दिन एपीसी के अंदर बिलावल साहब की उनसे मुलाकात हुई तो मौलाना ने उनको इनवाइट किया कि आप आएँ, खाना खाएं, चाय पिएं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि जरदारी साहब के दोस्त भी हैं, हमारे एलाई रहे हैं और हम उनकी बड़ी कदर करते हैं, लिहाजा आज उनके पास एक रूटीन की मुलाकात के लिए वो गए उनकी इन्विटेशन। मतलब मगर कल जो एक अहम पोजीशनिंग हुई है, एक अहम पोजीशन ली है, आप और पीपल्स पीटीआई मुकम्मल तौर पर अलग हुए हैं। आपको नहीं लगता कि कल इमरान खान उस पोजीशन पर चले गए जो 6 माह पहले होती थी? 6 माह से वो कह रहे थे कि हम सारे के सारे नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद हैं, मगर 6 माह पहले वो कहते थे कि मैं अकेला इन सब की स्टेटस को की करप्शन के खिलाफ अकेला खड़ा हूं। मगर कल से वो फिर दोबारा कहना शुरू हो गए 6 माह पहले वाली बात कि जरदारी के पैसे भी बाहर, नवाज शरीफ के भी बाहर, ये सब अकेले और ये सब मिले हुए हैं, मैं सोलो फ्लाइट ही करूंगा और क्या होगा। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी को क्या फायदा देगी ये पोजीशन जो आप ले रहे हैं, जिसमें खान साहब मुसलसल आपको स्टेटस को का हिस्सा कहेंगे और आपको नवाज शरीफ के साथ खड़ा करेंगे? देखिए, खान साहब शायद इसी सोच के तहत की बात कह रहे हो और इसी सोच के तहत उन्होंने, हालांकि जिस दिन उन्होंने अपना अलग से एहतजाज करने का और अपोजिशन को छोड़ के अलग होने का फैसला किया, उस दिन रात को, सेम डे, उसी दिन रात को पीटीआई ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने, शरीन बजारी साहिबा ने, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे, ये सारे दोस्त बैठे थे उस मीटिंग। इन्होंने होस्ट किया अपोजिशन को और अपोजिशन ने उस वक्त बैठ के ये फैसला किया, उसमें बिल्कुल इनका सबसे बड़ा इसरार था। फैसला हुआ कि अब गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और हम एक लेजिस्लेशन मूव करेंगे अपने अपोजिशन के 15 जो TORs हैं उन पे मुश्तमिल, और अगर गवर्नमेंट ने हमारी लेजिस्लेशन ब्लॉक की तो फिर हम बैठ के तय करेंगे कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ अगला क्या रायअमल अख्तियार करना है, जो एहतजाज का हो सकता है, फिर कोई भी इंतहाई स्टेप भी हो सकता है। लेकिन जब अगले दिन उठे सुबह तो पहले वक्त भी 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई कि हम तो एहतजाज करने जा रहे हैं, और वी वर सरप्राइज्ड कि रात को हमारे साथ कुछ और बात कर रहे थे, सुबह कुछ और कर रहे थे। खान साहब ने अब अगर अलग जाने का तैयार कर लिया और उसके बाद उन्होंने एहतजाज में अगर लाहौर में हमें इन्वाइट किया तो हमारी जमात की वहां रिप्रेजेंटेशन हुई। अगर उन्होंने हमें रायविंड मार्च में, उनका फैसला था, हमने कहा यह मुनासिब फैसला नहीं है, लेकिन उसमें हमें जलसों में खड़े होकर, मीडिया में खड़े होकर तो कहा गया कि हमने इनवाइट किया है, बट पीपल्स पार्टी को या किसी, मेरी इतला के मुताबिक किसी और जमात को भी, लेकिन खास तौर पे पीपल्स पार्टी को कोई इन्विटेशन नहीं थी। लेकिन अब ये देखें ना, ये भी अजीब बात है कि खान साहब अपने तय अपना फैसला करें और चल पड़े और उसके बाद आवाज दें कि अच्छा भाई आप भी आ जाओ, आपने आना है। तो ये तरीका नहीं होता सियासत का और अपोजिशन का। मतलब मगर जिस तरह अब आपने सियासत का रास्ता आपका होगा और आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर से सारी आवाज उठाएंगे, अब 30 अक्टूबर को खान साहब इस्लामाबाद बंद करेंगे, जब कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर होगी तो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ भी होगी, आपको मुकमुका का हिस्सा कहा जाएगा। ऐसे में पीपल्स पार्टी, और आप उन लोगों में से हैं जो पंजाब में रिवाइवल चाहते हैं, पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन में जिसने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस भी दी है, तो मुसलसल जब आपको नून लीग के साथ पीटीआई पोजीशन करेगी तो आप अपनी पोजीशन कैसे अलग करेंगे कि जी हम अलग हैं, हम इसी हुकूमत के नून लीग के खिलाफ हैं और हम असल में खिलाफ हैं, जेन्युइनली खिलाफ हैं और इस तरह खिलाफ हैं कि कोई ना कोई आउटकम आएगा? देखिए शाहजेब, हमें एक बात तो दोस्तों, आप मीडिया के दोस्तों को भी अप्रिशिएट करनी चाहिए और कौम ये बात जानती है, हम एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है और हर कदम पे हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। आज भी बिलावल साहब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिले हैं तो वहां, हालांकि ये फॉर्मल मुलाकात, इनफॉर्मल मुलाकात थी, उस मुलाकात के अंदर भी हमने उन्हें कहा कि आप पनामा बिल को पास कराने में अपना रोल प्ले करें। तो हम तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। अगला मरहला भी अब हमारी क्योंकि तंजीम इस वक्त नहीं है और हमने तंजीम साजी का काम शुरू किया हुआ है। आप एहतजाज में जा रहे हो या इलेक्टोरल प्रोसेस में हो तो आपको तंजीम चाहिए होती है। इस वक्त हमारी तंजीम सारे मुल्क के अंदर नहीं है, जो बेसिक वजह है। अब हमारी तंजीम का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया सर्वे का। इंशाल्लाह इस महीने में हम अपना फर्स्ट फेज और अगले महीने के मिड तक हम पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी अपना अवामी राब्ते के मुहिम का भी, एहतजाज का भी जो भी रास्ता इख्तियार करेगी वो एक प्रॉपर टाइम होगा। अब हमें समझ नहीं आती कि आप हमसे क्या तवक्को कर रहे हैं कि खान साहब कहें कि मैं एहतजाज करने जा रहा हूं तो हम उनके साथ जाएं। सवाल यह है कि क्या हमें एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करना है, वो सारे स्टेप्स उठा के हुकूमत के खिलाफ हर कदम उठाते हुए
उनके अलाइज को भी हम कन्विंस करें, मीडिया के अंदर भी आके आप जायज बात करें, अदालतों को भी कानूनी तौर पे भी दुनिया को भी बताएं कि हम जायज बात कर रहे हैं, या हम नीजर रिएक्शन के तहत अपना अकेले चलने का फैसला करें, ये मुनासिब नहीं। हाँ, ये फैसला कौम ने करना है। अगर ये फैसला हुआ, और मीडिया को एक बात देखनी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि अपोजिशन को इकट्ठे मूव करना चाहिए, तो अपोजिशन को इकट्ठा कौन नहीं कर रहा और कौन अपोजिशन से अलग का रास्ता इख्तियार कर रहा है, ये मामला मीडिया को भी देखने की जरूरत है, कौम के भी सामने है। हम तो अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं, हम वो जमात है जिन्होंने अपोजिशन को इकट्ठा किया है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ आपने सुना और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, आज पूरे ऐवान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की। बेहतर होता इस करारदाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होती, और बहुत बेहतर होता कि पहले दिन तकरीर करके चले जाने वाले वज़ीर आज़म भी इस करारदाद को में मौजूद होते और एक मुश्तरका पैगाम जाता। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीछे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।